एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूटी। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, ठीक है, जो कि स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, राइट। इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टैटिक जीके के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो ऐसे डोमेन्स है जो हो सकता है कि स्टैटिक जीके के जो कन्वेंशनल टॉपिक्स है वहां से हमने अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करी है या वहां से कुछ चीजें छूट गई है, उसके लिए ये सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप ये एग्जाम के समय देख रहे हो, एग्जाम से 1-2 महीने पहले देख रहे हो, तो आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामबाण है आपके लिए, ताकि आप स्टैटिक जीके पे बहुत अच्छी कमांड कर सकते हो और अच्छा खासा आंसर्स वहां पे भी टिक आउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी और भी वीडियोस अवेलेबल है जो आपको देखना चाहिए, वॉच आउट करना चाहिए हमारे चैनल पे, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को, ठीक। जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही ज्यादा यूनिक, बहुत ही अच्छे सीयूईटी के एग्जैक्ट परफेक्ट लेवल के लिए होगा, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट आएगा, है ना, एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं यहाँ पे बहुत एक एडेड कह सकते हो आप इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है, ठीक। अगर आप ये सारी चीजों को राइट डाउन नहीं करोगे तो इस सेशन का कोई भी अच्छा फायदा आप नहीं ले पाओगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैंने एक दिए, इसमें 3, 4, 5 इन्फॉर्मेशन और भी आपको मिलता हुआ चलेगा। जैसे कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। ये जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली उन्होंने कब लिखा था, ठीक है, जब वो महाराष्ट्र के प्रिजन में थे, ठीक है। रिटन by him when he was in a prison in महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखो क्या इंफॉर्मेशन आपको पता चली यहां से, कि एक तो बात पता चली कि ये प्रिजन में जब थे, यानी जो खुद भी ये कहां थे, बंदीगाह में थे, बंदीगाह बने हुए थे, ठीक है, तब इन्होंने ये चीज लिखी थी, दैट इज। और ये कहां से लिखा गया था, महाराष्ट्र के प्रिजन से लिखा गया था। चलो, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये पता चली। इसमें इन्होंने लिखा क्या था, ठीक है, मेनली रिटन अबाउट, किसके बारे में लिखा था इन्होंने, 2-3 चीजों के बारे में ज्यादा स्पेशली लिखा था इन्होंने। क्या? पहला यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी, राइट। और किसके बारे में बात करते हैं, इंडियन सोवरेनिटी के बारे में बात किया था इन्होंने, इंडियन सोवरेनिटी के बारे में बात किया था, ठीक है। यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी और इंडियन सोवरेनिटी, इन दोनों पे इन्होंने क्या किया था, इस किताब में लिखा था बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक है। सो यहाँ जो ऑथर हैं, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के, वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में 1-2 बातें और क्या है। फर्स्ट पीएम है हमारे देश के, ठीक है। इनके ही नाम से इनके बर्थडे पे क्या मनाते हैं हम लोग, 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, ठीक है। चलो, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, मार्स को कहते हैं, ठीक है, मार्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। वीनस को हम लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी चीजें यहां से आएगी, देखो वीनस के बारे में अलग से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलो, वीनस पहला ट्विन प्लैनेट है, इसको ट्विन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ये कि ट्विन प्लैनेट एकदम हूबहू बेसिकली किसके जैसा, दैट इज किसके जैसा, अर्थ के जैसा, कौन दिखता है, वीनस, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, हॉटेस्ट प्लैनेट भी कौन है, वीनस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सब लिखते चलना है आपको। ट्विन प्लैनेट कौन है, वीनस। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, वीनस। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी किसको कहते हैं, वीनस को, मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार भी किसको कहते हैं, वीनस को कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी थी वीनस की, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, इसका आंसर होगा मार्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मंगल ग्रह कहते हैं, मंगल, ठीक है, मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह कहते हैं। जुपिटर क्या है, जुपिटर बेसिकली बृहस्पति है और सैटर्न शनि है, ठीक है। जुपिटर क्या है हमारा, बताओ, लार्जेस्ट प्लैनेट। सैटर्न क्या है, प्लैनेट विथ अ रिंग, ठीक है।
प्लैनेट विद अ रिंग। सैटर्न क्या है? प्लैनेट विद अ रिंग है, राइट। जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है। मार्स के बारे में देख लिया, रेड प्लैनेट कहते हैं उसको, मंगल ग्रह भी कहते हैं। चलो, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज निशाने हैदर। निशाने हैदर या फिर निशाने पाकिस्तान, निशाने हैदर और निशाने पाकिस्तान, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का एक बहुत ही ऐसा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं, जो शायद मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं कर सकता मैं, शायद बहुत लोगों को या आप लोगों में जितने लोगों को ये बातें थोड़ी हो सकती पता हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल नहीं पता होगा, वो मैं बता देता हूँ। इकलौता एक ऐसा इंसान है इंडिया से जिनको बेसिकली निशाने हैदर और भारत रत्न दोनों मिला हुआ है, ठीक है। बारे में समझो, इस बारे में, दैट इज भारत रत्न प्लस निशाने पाकिस्तान दोनों मिला हुआ है, ठीक है। यानी इंडिया का भी सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड पाकिस्तान का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इनका नाम क्या है? मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। क्लियर है? मोरारजी देसाई बेसिकली क्या है? मोरारजी देसाई के बारे में एक दो चीजें और लिख लो। मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम है इंडिया के, ठीक। मोरारजी देसाई क्या है? फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम है इंडिया के। किस पार्टी को बिलोंग करते थे? जनता पार्टी को। जनता पार्टी के एक फेमस और थे, कौन से चेहरे थे? दैट इज जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बातें को समझो अच्छे से, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है ना। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज निशाने हैदर और निशाने पाकिस्तान। निशाने इम्तियाज हिलाले इम्तियाज, हिलाले पाकिस्तान या हिलाले इम्तियाज, ये इनका क्या है? सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट। तो इतना याद करना काफी है अपने मुल्क के बगल पड़ोसी वालों के लिए, है ना। इससे ज्यादा याद करोगे तो कोई फायदा नहीं है ना, लायक नहीं उसके, राइट। सो निशाने हैदर या निशाने पाकिस्तान या हिलाले इम्तियाज और हिलाले पाकिस्तान, ठीक है। सो ये बेसिकली इनका सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किनको मिल चुका है? मोरारजी देसाई को मिल चुका। मोरारजी देसाई के बारे में दो चार इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। पहले कौन बने थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड बताओ, लाल बहादुर शास्त्री। थर्ड कौन थे? थर्ड बेसिकली इंदिरा गांधी। एंड फोर्थ कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में एक और बात मुझे याद आ गई, वो भी लिखते चलो, है ना। मोरारजी देसाई क्या है? सेकंड डेप्यूटी पीएम भी थे, डेप्यूटी पीएम, ठीक है, डेप्यूटी पीएम थे, राइट। सेकंड डेप्यूटी पीएम कौन है? मोरारजी देसाई थे। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने पहले ही बोला हुआ, इस वाले सेशंस में आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जिससे आप एकदम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो सीयूईटी में, ठीक है। हो सकता है जब सीयूईटी का आपका पेपर हो जाए तो मैं ये सारी चीजों को आपके पास लेकर आऊं और दिखा दूं सीधा सीधा, है ना, कि देखो ऐसे सवाल आए हैं, ठीक है, और आएगा ही आएगा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम की फर्स्ट जो महिला प्रधानमंत्री वो कौन है? मार्गरेट थैचर है। क्यों डाला ये क्वेश्चन मैंने? ये समझाने के लिए कि ये जो इतनी सारी बातें करते रहते हैं, इतनी सारी बकवास करते हैं कि इंडिया में वुमेन का कंडीशन खराब है, बाहर दुनिया में कितनी आगे चले गई, इतना आगे चला गया, उतना आगे चला गया, ये सारी बातें थोड़ी सी आपको भी समझनी पड़ेगी। होक्स है। होक्स कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये लोग बहुत सारी चीजों को बनावटी तरीके से दिखाते हैं। जैसे इंडिया में पहली महिला प्रधानमंत्री कब बन गई? दैट इज 1966 में बन गई थी, दैट इज इंदिरा गांधी। लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो आज के समय बहुत सारी बातें करता है, लिबरल बातें करता है, इनकी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है दैट इज मार्गरेट थैचर। वो बेसिकली कब बनी है? 1979 में, और रही कब तक है? 1990 में। देखिए, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर थी, है ना, उस समय की बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर भी थी मार्गरेट थैचर, ठीक है। और आप ईयर ध्यान रखो, ये क्या है? 1979 है, ठीक है। इससे बहुत पहले क्या बन चुकी? इंदिरा गांधी हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी, ठीक है। तो जितनी बातें आप देखोगे वेस्टर्न जो वर्ल्ड एक्चुअली आपको जो कन्वे करता है, प्लीज उन सब चीजों को थोड़ा सा आराम से उस इन्फॉर्मेशन को लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके साथ भी थोड़ा प्ले कर दिया जाता है, राइट। आपको ये बताया जाता है, दिखाया जाता है कि इंडिया में बहुत गरीबी है, खराबी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ का वो हर कुछ सिर्फ अच्छा दिखाता है। आप जब भी देखोगे, आप इंग्लैंड के बारे में आपको सिर्फ लंदन दिखाया जाएगा, ठीक है, आपको कुछ अच्छे शहर दिखाए जाएंगे, ठीक है। जबकि आईफिल टावर के बहुत सारी जगहों के आसपास में भी देखोगे बहुत गंदगी है। पेरिस जो कि बहुत लाइमलाइट दिखता है, बहुत ज्यादा चकाचौंधी में दिखती है, वहां भी गंदगी है ना। तो सबसे पहले तो आपको देश से थोड़ा प्रेम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर ठीक है गंदगी है भी, साफ सफाई करनी है तो वो करेंगे, है ना, नेगेटिव इमेज बना के नहीं रखना है। चलो
द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। ठीक है, यूएसए में यूनाइटेड नेशंस का क्या हेडक्वार्टर्स है। यूनाइटेड नेशन को कब बनाया गया था, ये बात लिख लो। यूनाइटेड नेशन को कब बनाया गया था, 1945 में बनाया गया था। अभी 24 अक्टूबर का इसका क्या था, बर्थडे था। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस बनाया जाता है 1945 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस के 6 अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ठीक, एंड यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप देखोगे न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। Which country is known as the land of rising sun? That is Japan. जापान क्या है, जापान हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ को हमने मेडिटेरेनियन के बेसिस पे पार्ट करके रखा, तोड़ के रखा, काट कर रखा है ना। तो जब देखोगे ईस्ट की तरफ जो स्टार्ट होती चीजें है ना, वहां पे सबसे पहला कंट्री कौन आ जाता है, जापान आ जाता है। इसीलिए सबसे पहले टाइम फ्रेम के हिसाब से सबसे पहला सूरज कहाँ मिलता है, हमें जापान में देखने को मिलता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन। एक बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी बीच रात में भी आपको धूप की रोशनी मिल जाएगी, बीच रात में आपको धूप की रोशनी मिल जाएगी। क्या है वो, लैंड ऑफ मिडनाइट, मिडनाइट बीच रात में, मिडनाइट सन, बीच रात में सूर्य की रोशनी हमें देखने को मिलती है। रात के 11-12 बजे आपको धूप दिखेगी। वो कहाँ है, आप देखो नॉर्वे, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे में कुल मिला के ऐसे कुछ 2.5 से 3 महीने आते हैं जहां पे रात के समय भी आपको थोड़ी सी धूप देखने को मिल जाएगी। नॉर्वे इज द राइट आंसर। ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज नॉर्वे, लैंड ऑफ राइजिंग सन इज जापान, और ये सही है। चलो, द टर्म ब्रिक्स, देखो पहली बात तो ये है कि ब्रिक्स का पूरा पूरा आप जो एक्रोनिम्स है उसको समझ लो। ठीक है, आप ही आंसर दे दोगे। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एंड एस से साउथ अफ्रीका। क्लियर है। सो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। ठीक है, तो बहुत पहले जो एक्रोनिम था वो कैसा था, ब्रिक था, सिर्फ ब्रिक। ठीक है, ये ब्रिक था, वो हुआ करता था, राइट। बाद में इस एस को जोड़ दिया गया, इस एस को जोड़ दिया गया और बनाया गया ब्रिक्स। ठीक है, तो बाद में जिस कंट्री को जोड़ा गया था वो कौन था, साउथ अफ्रीका। और एक्चुअली आपसे क्वेश्चन में देखो यही पूछा है ना, क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपसे यही पूछा है कि बहुत पहले क्या जुड़ा है, देखो ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, दैट इज ये ब्रिक। और बाद में इसको एस बना दिया, दैट इज ब्रिक्स बना दिया गया। यानी दूसरा जो कंट्री वो कौन है, दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जुड़ने वाला लास्ट कंट्री है। तो क्वेश्चन अगर घुमा कर ट्विस्ट करके पूछे तो क्या आप इस वाले सेशन को देखकर आंसर नहीं लगा सकते। क्वेश्चन ये अगर आ गया कि बताओ विच कंट्री इज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स, ब्रिक्स को जुड़ने वाला सबसे लास्ट कंट्री कौन होगा, वो होगा साउथ अफ्रीका। क्लियर ये बात, कुछ भी इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, सिद्धार्थ गौतम, या सिद्धार्थ गौतम को ही क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको गौतम बुद्ध कहते हैं। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। इनका बर्थ प्लेस कहाँ है, देखो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, लुम्बिनी, लुम्बिनी, जो कि कहाँ है आज के समय, नेपाल में। ठीक है, फिर से समझो इस बात को, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ है, लुम्बिनी में ये जन्म लिए थे, दैट इज नेपाल में, है ना। इनका बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध बेसिकली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे नहीं, इनको फाउंड किया था इन्होंने, राइट। और इनके 5 ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स हुआ करते थे। तो कहानी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इनको जो बेसिकली आप देखोगे एनलाइटमेंट मिली थी, वो कहाँ मिली थी, बोधि पेड़ के नीचे, दैट इज बोध गया में। तो इनको एनलाइटमेंट कहाँ मिली है, देखो ध्यान से, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट कहाँ मिली थी, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में। ठीक है, चलो। और सारनाथ में इनका फर्स्ट सरमन हुआ था, फर्स्ट सरमन, यानी पहला बार इन्होंने अगर जो प्रवचन दिया था, जिसको सुनने वाले कुछ मतलब इनके शिष्य आए थे, 5 शिष्य थे जिन्होंने इनका सरमन सुना था। ठीक है, फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, इस बात को लिख लो, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया इन्होंने, सरमन दिया इन्होंने सारनाथ में। ठीक है, चलो इन सारी बातों को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और लिखना भी है। सिद्धार्थ गौतम, जिनका नाम एक्चुअली क्या, गौतम बुद्ध, इनका जन्म कब हुआ है, 563 बीसी में, 563 बीसी में लुम्बिनी में, लुम्बिनी जो कि आज के समय नेपाल में है। ठीक है, इनको जब एनलाइटमेंट मिली थी वो कहाँ मिली थी, बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे, बोधि पेड़ के नीचे। ठीक है, बोधि ट्री,
तो बोधि ट्री को क्या बोला जाता है, एक तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ निर्वाण, है ना, महाचक्र, वो बहुत सारी और भी सारी चीजें उनमें, ठीक है, उसको लेकर हम लोग बाद में चलेंगे। ठीक, इन्होंने फर्स्ट जो पूरा पूरा सरमन दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको गौतम बुद्ध से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक और बात बता दूं थोड़ा सा जो जरूरी है यहाँ पे जानना, कि बुद्धिज्म आज के समय 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। बुद्धिज्म के 2 ऐसे पार्ट्स हैं जिसको क्या बोलते हैं, महायान एंड हीनयान। ठीक है, महायान और हीनयान, बुद्धिज्म के 2 पार्ट क्या है, महायान और हीनयान, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आपको ये मोटा मोटा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का हमने अच्छे से बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया है, सब कुछ निकाल लिया यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो और कुछ अगर इससे डीप क्वेश्चन आएगा तो आपको वो हिस्ट्री के लेक्चर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, एंशिएंट इंडिया के पार्ट में, ठीक है। चलो स्टैटिक में इससे ज्यादा अलग तरीके से कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं पूछा जा सकता है। आईफिल टावर इज लोकेटेड, आईफिल टावर बहुत ज्यादा फेमस, जिसको क्या बोला जाता है, प्यार का प्रतीक बोला जाता है, ठीक है। ये पेरिस में है, पेरिस कहाँ पे है आप देखोगे, दैट इज फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। पेरिस को सिटी ऑफ पीस भी कहते हैं, सिटी ऑफ पीस, सिटी ऑफ पीस। पीस क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरिस में समझौते हुए हैं जो कि शांति वार्तालाप को लेकर होते हैं, दैट इज जब शांति करनी होती, 2 देशों के बीच लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है ऐसा, तो पीस ट्रीटी कहाँ होती है, दैट इज पेरिस में हुआ करती थी। किन के बीच हुई है, जैसे कि इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में भी क्या हुआ है, आप देखो पेरिस ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके वजह से इन लोगों को क्या बोला जाता है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट राइवल माना जाता था पुराने समय में। इंग्लैंड एंड फ्रांस ये लोग बिल्कुल अपने में स्पर्धा करते थे कि किस देश को जाके कितना लूटना है, ठीक है। तो इनकी 100 ईयर वॉर चली थी, 100 ईयर वॉर, 100 सालों की इनका अपना खुद का युद्ध चला था, जिसको जाके फाइनली बैटल ऑफ वन डिवॉश के थ्रू खत्म किया गया, ठीक है। बैटल ऑफ वन डिवॉश, जिसको इंडिया में थर्ड कार्नेटिक वॉर के आसपास आप देख सकते हो, दैट इज 1764 के आसपास, क्लियर है, 1763-64 के आसपास, ठीक है। तो बैटल ऑफ वन डिवॉश खत्म होगा और इनके बीच ट्रीटी होती है, दैट इज ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक। किनके बीच, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सेगमेंट है हिस्ट्री का, ठीक। हमसे क्वेश्चन सिर्फ सिंपल से क्या पूछा था, आईफिल टावर कहाँ है, हमने बताया पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की, ये हमने बता दिया। और क्या बताया, पेरिस को सिटी ऑफ पीस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे शांति वार्तालाप बहुत सारी होती है। उससे हमने क्या सीख लिया कि इंग्लैंड फ्रांस के बीच जो राइवलरी हुआ करती थी, 100 ईयर वॉर, इनकी भी जो स्थापना हुई थी शांति की, वो कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी। ये सारा इतना इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का तो और लिमिटेशन है ही नहीं, और भी चीजें हो सकती है, बट आपके एग्जाम के लिए इतना इन्फॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट। इससे बाहर कुछ इधर उधर का नहीं आएगा। लंदन किसकी कैपिटल है, आप देखो यूके की। रोम किसकी कैपिटल है, इटली की। एंड बार्सिलोना बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, कहाँ की, स्पेन की। क्यों, स्पेन का कैपिटल क्या है, मैड्रिड, ठीक है। चलो स्पेन के बारे में थोड़ा सा एक चीज जान लो कि वहां पे ऑर्थोपेडिक्स बहुत स्ट्रांग है। ऑर्थोपेडिक्स मतलब हड्डियों के जो डॉक्टर्स होते हैं दुनिया में, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। मतलब इवन खोपड़ी टूट जाती है वहां के लोगों की, वो जोड़ देते हैं, है ना। इंडिया में तो अगर हाथ भी टूट गया थोड़ा सा तो पूरा जीवन भर आप कष्ट में जियोगे, है ना। इस तरह के ऑर्थोपेडिक्स है। द ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रीफ भी कहते हैं, लिख लो इस बात को, कोरल रीफ, कोरल रीफ भी कहते हैं दोस्त, है ना। कोरल रीफ कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इस बात को याद कर लो, ठीक है। सिंपल सी चीज है, इसमें और कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे सवालों में बहुत सिंपल सिंपल आंसर देते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ या कोरल रीफ हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ठीक। अब क्वेश्चन एक छोटा सा इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग फिर भी देख के चलते हैं कि कोरल रीफ हमें कहाँ देखने को मिलता है इंडिया में। कोरल रीफ इन इंडिया कहाँ देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत भी, ठीक है। वो कहाँ देखने को मिलता है, आप देखोगे लक्षद्वीप आइलैंड के तरफ, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है, लक्षद्वीप आइलैंड के तरफ, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड के तरफ आपको थोड़ा बहुत कोरल रीफ देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे टूरिज्म को लेकर यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं। क्या है यहाँ पे, क्यों, कोरल रीफ भी है। लक्षद्वीप 34 आइलैंड की क्या है, एक बड़ी सी समूह है, 34 आइलैंड्स है यहाँ पे, ठीक है। कावारती, कावारती इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, है ना। आपको इन सारी चीजों के लिए रेडी रहना है, तैयार रहना है, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो, विच गैस मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमारे पूरे के पूरे
अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रतिशत में कौन सी गैस प्रेजेंट है? ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है लगभग 71%। ठीक है, 71% है, राइट, 71%। ठीक, परसेंटेज के टर्म्स में आप देखोगे ठीक है 78% एक्चुअली, नॉट 71, है ना, 78% के आसपास हमारा ऑक्सीजन कितना है, लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन है ना, और 1% गैस में सब कुछ आ जाता है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात यहां से क्वेश्चन आ सकता है, विच नोबल गैस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम प्रोपोर्शन, है ना। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि विच नोबल गैस इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम प्रोपोर्शन, यानी जितने भी नोबल गैसेस हैं हमारे, जो कि इनर्ट होते हैं, यानी किसी भी और गैसेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, ऐसे गैसेस में सबसे ज्यादा गैस हमारे पास कौन सा है? इसका आंसर है आर्गन। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, विच नोबल गैस इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम प्रोपोर्शन, आर्गन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, सो विच गैस मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर? इट इज नाइट्रोजन 78% के आसपास, एंड ऑक्सीजन हमारी लगभग 21% है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेंसी ऑफ रशिया इज रूबल। रूबल हमने पढ़ा है, करेंसी रशिया है कि रशिया की क्या है? रूबल है। ठीक है, यूरोप में बहुत सारे कंट्री का क्या है? यूरो है। ठीक है, ठीक है, पेसो देखेंगे हम कहाँ पे है, दैट इज अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, या फिर ब्राजील हो गई, है ना, मेक्सिको के पास, सॉरी, है ना, ऐसे कंट्रीज के जो साउथ, बेसिकली आप देखो साउथ अमेरिका में है या सेंट्रल अमेरिका की तरफ है, उनकी क्या हुआ करती थी करेंसी? पेसो होती थी। येन किसकी है? जापान की। आज के समय येन की वैल्यू गिरते जा रही है, बहुत ज्यादा गिर गई है। इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि 2023 के बाद जापान की अपनी करेंसी की वैल्यू गिरने के वजह से ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ना होकर ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े कुछ इंस्टीट्यूशन है, दैट इज IMF, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, स्पेशली प्राइमरीली अभी वर्ल्ड बैंक ने ये प्रेडिक्शन दिया है कि जापान की जो करेंसी येन है, येन के अपनी वैल्यू, खुद की वैल्यू बहुत गिर जाने के वजह से क्या हुआ है कि आने वाले साल के एंड तक, 2023 के एंड तक, जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और जापान जो कि थर्ड पे है वो फोर्थ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच माउंटेन इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड? दैट इज माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। बट क्या इतना काफी है समझना? नहीं, यहां से हम समझेंगे इसकी हाइट कितनी है आज के समय, 8848। ठीक, कहीं कहीं पे आपको अपडेटेड मिलेगा, जहां पे आपको देखने को मिलेगा 8852 भी देखने को मिल सकता है, 50 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको कुछ कुछ इंटरनेट में आज के समय देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको क्या बोलूंगा, कौन सा याद रखो? आप अभी भी ये वाला याद रखो, दैट इज इसकी क्या हाइट है आज के समय? 8848 मीटर। अब बोलोगे सर आपने ये दोनों भी क्यों बता दिया? ये दोनों इसलिए मैंने बता दिया कि कल को अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको ये वैल्यूज भी देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि 4 मीटर के आसपास माउंट एवरेस्ट बढ़ चुकी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट एक्चुअली क्या है? हिमालयन रेंज का पार्ट है। किसकी पार्ट है ये? पार्ट ऑफ हिमालय, पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है, हिमालय का पार्ट है, यानी हिमालय का पार्ट है। ठीक है, हिमालय एक्चुअली किस तरह के माउंटेन है? इसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन, यानी माउंटेन के अलग अलग प्रकार है जो आपको ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। ठीक है, माउंटेन कैसा है? ये हिमालय का फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, इस तरह के माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, चलो माउंट किलिमंजारो क्या है? ध्यान से सुनो इधर, माउंट किलिमंजारो बेसिकली क्या है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है। ठीक है, यहां से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं सीधा बता रहा हूं एग्जाम में आएगा। ठीक है, CUET के एग्जाम में आएगा कोई ना कोई सवाल। आप इस सीरीज को कंप्लीट करके देखो, आप बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द सुएज कैनल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू विच वाटर बॉडी? देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैप से आपको समझना भी है। ठीक, देखो ये बेसिकली इजिप्ट है, राइट, और यहां से एक नदी बहती है
यहाँ से एक नदी बहती है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाली नदी जो है इसका नाम क्या है, रेड सी। क्या है दोस्त, रेड सी, ठीक। और ये जमीन का कुछ पोर्शन था, इसमें से क्या किया गया, बीच से काट दिया गया चीजों को, ठीक है, इससे बीच से काट दिया गया, यानी ह्यूमन मेड एक काम किया गया, दैट इज ये बेसिकली ऐसा था, यानी जमीन का पार्ट था, ये तो नदी है, ये वाला पार्ट तो नदी है, दैट इज रेड सी, ये बीच में एक जमीन का पार्ट था, इसको काट कर क्या किया गया, सीधा सीधा हम लोगों ने मेडिटेरेनियन सी में एंटर कर ली। क्या है, देखो, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। चलो, तो इससे क्या पता चला हमें, ये पता चल रहा है कि ये जो इजिप्ट है ना, इसके पास एक हमने कैनल की खुदाई करी है। क्या है ये, यही सुएज कैनल है, यानी हमने क्या किया है, दो वाटर बॉडीज को मिला दिया, बीच में छोटी सी क्या थी, जमीन का टुकड़ा था, जमीन का टुकड़ा था, उसके बीचों बीच हमने क्या कर दी है, एक ऐसी कट लगा दी है, एक ऐसा ह्यूमन आर्टिफिशियल हमने क्या बना दिया, पैसेज बना दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, सुएज कैनाल कहते हैं। ये जो पैसेज है, ये वाला जो पैसेज, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, रेड सी कहते हैं, और ये वाला पार्ट क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। चलो, मेडिटेरेनियन सी के बारे में एक बात जान लो, लार्जेस्ट सी इन दी वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई सी है तो वो क्या है, मेडिटेरेनियन सी। ये बिजिएस्ट सी है, ये बिजिएस्ट सी है, सी, ठीक है, बिजिएस्ट सी कौन सी है, मेडिटेरेनियन सी। दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। मेडिटेरेनियन सी एक्चुअली क्या करती है, यूरोप और अफ्रीका को भी अलग करती है, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी सेपरेट्स, इसमें भी लिख लो, मेडिटेरेनियन सी क्या करती है, सेपरेट्स, देखो इधर, सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, ये वीडियो आपके किसी भी दोस्त, किसी भी भैया, भाई, दीदी, सबके लिए काम का है ना, क्योंकि इसमें सारे इन्फॉर्मेशन मैंने तोड़ तोड़ के आपके लिए डाला है, ठीक। तो जो कोई भी किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा काम का वीडियो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो मेडिटेरेनियन सी क्या है, मेडिटेरेनियन सी सबसे बड़ी सी है, बिजिएस्ट सी है, और यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। इस मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को जोड़ने वाला क्या है, एक कैनाल है जिसको कहते हैं सुएज कैनाल, जो कि किस कंट्री के सबसे पास से है, दैट इज किस कंट्री के पार्ट को कट करके बनाया गया, दैट इज इजिप्ट के, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब पूछा क्वेश्चन क्या है, द सुएज कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी टू व्हिच बॉडी ऑफ द वाटर, रेड सी इज द राइट आंसर। ये तो आप आराम से आप कर पाओगे, राइट। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करके रखना है, नोट डाउन कर लोगे आप लोग फटाफट, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो दैट हम आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट देखो, द मोनालिसा पेंटिंग वाज क्रिएटेड बाय फेमस आर्टिस्ट, जिनका नाम क्या है, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ हमें थोड़ा एक और इंफॉर्मेशन याद करना पड़ेगा। वो क्या है, ये बनाया कब गया था, 1503 में, ठीक है। सो लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, लियोनार्डो दा विंची बहुत बड़े एक क्या थे, आर्किटेक्चर भी थे, आर्किटेक्ट, ठीक है, जिन्होंने बहुत अलग अलग आर्किटेक्ट्स का भी डिजाइन करा। सो मोनालिसा जो कहीं ना कहीं आज के समय में दुनिया का सबसे फेमस पेंटिंग है, ये किन्होंने बनाया था, लियोनार्डो दा विंची ने। इसका कारण क्या है फेमस होने का, क्योंकि अब इसको हर अलग अलग एंगल से जब आप देखते हो तो आपको अलग अलग क्या मिलता है, वहां से पोर्ट्रे मिलता है, यानी किसी को वो थोड़ा हंसता हुआ दिखाई देता है, किसी को थोड़ा सैड दिखाई देता है, किसी को वो लड़के की तरह दिखाई देगा, कभी लड़की की तरह दिखाई देगा, ठीक। ये इस तरह का जो पेंटिंग मार्वल है, ये किन्होंने बनाया था, लियोनार्डो दा विंची ने, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय इन दीज एरा, ठीक है। जो 1500 के आसपास का टाइम था, सबसे ज्यादा कह सकते हो, मोस्ट फेमस कह लो, मोस्ट इंटेलेक्ट कह लो, हर तरह से आप कह लो, सबसे ज्यादा क्रिएटिव इंसान कौन था, दैट इज लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। मोनालिसा पेंटिंग 1503 में इन्होंने बनाया था, क्लियर है। चलते आगे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज प्राइमरीली बिल्ट टू, क्यों बनाया गया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, टू कीप द इन्वेडर आउट, एड इन ट्रेड, कंट्रोल फ्लड्स, डी नंबर ऑप्शन है ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ आएगा, डी नंबर ऑप्शन, राइट, यहाँ पे, दैट इज सर्व एज अ मॉन्यूमेंट। तो एक बात सोच के देखो, पुराने समय में क्या मॉन्यूमेंट की कोई ऐसी होगी कहानी की, मतलब मॉन्यूमेंट बनाना है बहुत बड़ा सा ताकि ये सालों साल चले, नहीं। कंट्रोल फ्लड को रोकने के लिए इतनी बड़ी नदी है नहीं उसके आसपास से, जितना लंबा उसको बनाया गया था, क्या उस पूरे आप देखोगे ग्रेट माउंटेन, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसके आसपास कोई नदी बहुत बड़ी सी बहती है, नहीं। एड इन ट्रेड में मदद करने के लिए इसको बनाया जाएगा, बिल्कुल नहीं, उसमें तो थोड़ा और खुला स्पेस होता तो ज्यादा काम आता। तो कीप आउट द इन्वेडर्स को दूर रखने के लिए, ठीक है, ताकि कोई अटैक ना करे दूसरे तरफ से, क्योंकि उस तरफ से अटैक बहुत होता था, किस पे, चाइना पे। प्रेजेंट डे चाइना, पहले इसको क्या बोलते थे, पेकिंग कहते थे, पेकिंग,
ठीक है, चाइना का नाम क्या हुआ करता था, पेकिंग, ठीक है, और पेकिंग में ही आप देखोगे क्या है, पेकिंग का ही नाम आज के टाइम में बदल कर क्या हो गया, चाइना हो चुका है। क्लियर है? तो उस समय की जो पेकिंग हुआ करती थी वहां पे तिब्बत उनके साथ नहीं था, राइट? इस बात को ध्यान से समझ लो। तिब्बत को बाद में इन्होंने 1962 में क्या किया है, सॉरी 1951-52 के आसपास क्या किया, क्लेम किया और उन्होंने ले लिया, राइट, इंडिया के से। ठीक, इवन अक्साई चीन को क्लेम करके 1962 में उन्होंने इंडिया से छीन लिया। ठीक है, ये सब पार्ट कभी भी चाइना का अपना अपना पार्ट नहीं हुआ करता था। ठीक है, इन्होंने बाद में इस पे कब्जा किया है। क्लियर है? चलो देखो, तो ये क्या है, कीप आउट द ट्रेड इन्वेडर्स को दूर रखने के लिए, यानी मारकाट से बचने के लिए, उधर से कोई अटैक कर देता है बिना बात के कभी भी, है ना। क्यों? इस समय ऐसा फेज था वो जब क्या होता था, इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ चाइना के पास काफी रिसोर्सेज थे, तो अटैक करने बहुत सारे क्या आते थे, ट्राइब्स आते थे। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड क्या है, नाइल रिवर, पढ़ा हुआ ये हमने बहुत बार। और सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन है, अमेजोन रिवर, लार्जेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लार्जेस्ट रिवर क्या है, देखो लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी रिवर क्या है, लंबी रिवर नाइल है। अमेजोन रिवर क्या है, लार्जेस्ट रिवर है, और सेकंड लॉन्गेस्ट भी है, सेकंड लॉन्गेस्ट। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट। थर्ड लॉन्गेस्ट या एशिया का सबसे लंबा नदी कौन है, यांगजी। थर्ड लॉन्गेस्ट पूरे दुनिया में, और एशिया का सबसे लंबा नदी है, एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर है ना, रिवर। चलो समझ आ गया, लॉन्गेस्ट रिवर क्या दुनिया का, नाइल। सबसे बड़ा रिवर कौन है, अमेजोन, यानी वॉल्यूम के हिसाब से अमेजोन में सबसे ज्यादा पानी होता है। सेकंड लॉन्गेस्ट भी है अमेजोन, क्लियर है। और यांगजी रिवर क्या है, चाइना में है, इसको लिख लो, चाइना में लिखना चाहते हो तो चाइना में है। ठीक है, मिसिसिपी रिवर कहाँ पे, मिसिसिपी रिवर आप देखो कहाँ पे, ये अमेरिका में, दैट इज यूएसए में। ठीक है, मिसिसिपी रिवर यूएसए में। ठीक, इसी के पास ग्रेट कैनियन है, बहुत सारी और चीजें हैं, ग्रेट कैनियन जिसको बोलते हैं, वो वहां पे प्रेजेंट है यूएसए में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन भी आपको नोट डाउन करने हैं और इसको याद करके रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ताजमहल इज लोकेटेड इन विच सिटी। बहुत इजी क्वेश्चन, कहाँ पे है, आगरा में है। किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, शाहजहां। चलो, शाहजहां के पिता का नाम क्या था, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। और ये तो मैं एक साइकिल तुम्हें बता दे रहा हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। चलो, सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और फाइनली औरंगजेब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे 6 जो इंपॉर्टेंट राजा हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ता है, किसमें, मुगल पीरियड में। ठीक है, यही सबसे 6 सबसे इन्फ्लुएंशियल राजा भी हैं। ठीक है, जो कि मुगल पीरियड में सबसे फेमस थे। क्लियर है ये चीजें, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ के लिए सिंपल आंसर हो गया, ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है लोकेटेड, किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। क्लियर है, चलते आगे। Which gas is responsible for the ozone layer in थोड़ा सा मिस हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला, सबसे ज्यादा डैमेज करने वाला कौन सा हमारा देखो गैस है, वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्चुअली पहले रेफ्रिजरेटर में एज अ रेफ्रिजरेंट यूज हुआ करती थी। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनो। जो रेफ्रिजरेटर यानी जो हमारी फ्रिज होती है, उसमें ठंडक लाने के लिए जिस गैस का यूज किया जाता था, उसका नाम क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बाद में हमें पता चला कि ओजोन को सबसे ज्यादा डिप्लीशन पहुंचाती है, यानी सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचाती है, ओजोन लेयर में छेद हो रही है उसके वजह से। तो हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करना बंद कर दिया। आज के समय R134, ठीक है, या एमोनिया, इन सब का यूज होता है। एमोनिया का यूज कम करते हैं बिकॉज उसमें महक आती है बहुत ज्यादा, एमोनिया का स्मेल होता है बहुत कैसा, पंजेंट स्मेल। साइंस में पढ़ा होगा आपने, उसका स्मेल का भी एक क्वालिटी है जिसका नाम क्या है, पंजेंट स्मेल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन का कारण बन रही है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन से बनेगा क्या, नहीं, ऑक्सीजन से बनता है। और ओजोन की फॉर्मूला क्या होती है, ओजोन में O3, याद रखना इसको। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, O3 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल वाला, 3 एटम वाला मॉलिक्यूल। विच मेटल इज नोन एज लिक्विड सिल्वर मर्क्यूरी। ठीक है, यानी थोड़ा सा कैसा दिखेगा, सिल्वर का तरह का,
सिल्वर कलर का दिखेगा लेकिन है लिक्विड। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है अपने रूम टेम्परेचर पे? मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, उसका भी आंसर क्या होगा? मर्क्यूरी होगा, ठीक है। मर्क्यूरी जो हमारी जो क्लिनिकल थर्मामीटर होती है, ठीक है, या हमारी जो क्लिनिकल थर्मामीटर होती है घरों में यूज करते हैं, ठीक है, फिजिशियंस थर्मामीटर, नॉर्मल थर्मामीटर यूज जो होती है, ठीक है, थर्मोमीटर, उसमें भी क्या डालते हैं हम लोग? मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पाड़ा कहते हैं, पाड़ा, ठीक है। चलो, पाड़ा कहते हैं, मर्क्यूरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो सुनते हो तुम कुछ ऐसे कुछ टेक्स्ट है, जैसे हिंदू टेक्स्ट, जहाँ पे तुम देखते हो किसके बारे में? वायु पुराण के बारे में बात होती है, तो वहां पे बोला जाता है मर्क्यूरी दैट इज पाड़ा से ही बहुत इंपॉर्टेंट बाद में क्या बनेंगे? उड़ते हुए कुछ ऐसे आप देखोगे एयरक्राफ्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। विच मेटल इज नोन एज लिक्विड सिल्वर? सिल्वर कलर का दिखता है बट लिक्विड है। कौन सा ऐसा इकलौता मेटल है? वो है मर्क्यूरी, ठीक है। दूसरा बात क्या बताया मैंने? क्लिनिकल थर्मोमीटर और नॉर्मल थर्मोमीटर में जो बेसिकली हम मेटल्स का यूज करते हैं फॉर टेम्परेचर डिटेक्टिंग, वो भी क्या है? मर्क्यूरी है। क्लियर है? चलो, इस सारे मेटल्स में एक इंपॉर्टेंट जो मेटल है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए, थोड़ी बहुत और जानकारी ले सकते हैं, वो क्या है? सिल्वर, जिसकी क्या है? कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी है, गोल्ड से भी ज्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी, ठीक है। यानी जो कंडक्टिविटी यानी हम लोग लेते हैं जो नॉर्मल वायर से जिसमें कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर की जगह अगर हम सिल्वर डाल दें तो हमारी क्या होगी? वोल्टेज लॉस जो होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि वोल्टेज लॉस इतनी ज्यादा होती है, लगभग जितनी प्रोडक्शन होती है 40% तो लॉस हो जाती है ना, सिर्फ 60% हमारे तक पहुंच पाता है। इसीलिए जो डिस्कॉम्स होते हैं यानी जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उनका लॉस मेजर यहीं पे है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिल्वर लगा दें या कुछ ऐसा बड़ा सा, आप देखोगे ऐसे इंपॉर्टेंट या महंगा ही आता है, राइट, इसको अगर हम लगा दें वहां पे तो हमारी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम चोरी हो गई तो लोग चोरी करना स्टार्ट कर देंगे, ये सब कर देंगे, जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। प्लैटिनम का आप देखो, जिनके आइसोटोप्स होते हैं और जो कॉपर के आइसोटोप्स होते हैं, कोबाल्ट के, प्लैटिनम और कोबाल्ट के, ठीक है, जो आइसोटोप्स होते हैं वो कैंसर्स के ट्रीटमेंट में काम आता है, ठीक है, दोनों का ही, प्लैटिनम एंड कोबाल्ट दोनों के आइसोटोप्स, ठीक है, किसके ट्रीटमेंट में काम आएगा? कैंसर के, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा समझाया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब जब इतने सारे मेटल्स की बात हो रही थी तो एक मेटल का मैं और थोड़ा सा जिक्र करके आपको एक मेटल और भी बता देता हूं, जिसका नाम क्या है? जिंक, ठीक है। जिंक को एक नाम देते हैं, दैट इज को बोलते हैं स्यूडो मेटल, यानी है तो ये मेटल लेकिन मेटल जैसा बिहेव ज्यादा नहीं करता, ठीक है। जिंक को हम क्या करते हैं? आयरन के ऊपर कोट करते हैं, आयरन के ऊपर क्या लगाते हैं? जिंक लगाते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं हम? आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, ठीक है। क्या लगा दिया? देखो इधर जिंक, ठीक है, क्या लगा दिया? इधर जिंक लगा दिया, ठीक। इससे क्या होगी? इससे इसकी रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो रुक तो नहीं जाती, स्लो हो जाती है, ठीक है। आप अगर पढ़ रहे थे बचपन से कि अगर आयरन के ऊपर जिंक लगा देंगे तो क्या होगा? रस्टिंग होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता, प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है। सो दैट हम आयरन के अपनी जो हमारा एसेट है उसको बचा सकते हैं, ठीक। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको प्रोसेस को कहते हैं दैट इज कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? चलो, गैल्वेनाइजेशन करेंगे तो आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाएगी और आयरन हमारा सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन नहीं है और खत्म, ठीक है। चलो, तो ये सारा क्वेश्चन आपको, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। ये सारा आपको ध्यान रखना है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस किए हुए हमने सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे, ठीक। आपको ये सेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, राइट। अगर लगा है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए, ठीक है। एट द सेम टाइम आपके जो भी भाई बहन और आसपास के जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ तक भी इस चीज़ को शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे
जो वेबसाइट है वहाँ भी आप जा सकते हो, हमारा मॉड्यूलेशन का जो इंस्टीट्यूट का ऐप है, आप वहाँ भी जाके मॉड्यूलेशन ऐप को देख सकते हो, वहाँ पे कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका दिया हुआ है जिसको आप कॉन्टैक्ट करके और भी जानकारियाँ ले सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गूगल फॉर्म को आप फिल करिए एंड कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है जिसमें आप हमें सजेशन दे सकते हैं या कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको पढ़ना है उसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।